हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे इस बारे में कि किस तरह से मेंडल ने अपने गार्डन पीस के प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का पता लगाया। ये तीनों लॉज क्या क्या कहते हैं, किस तरह से इन लॉज के अकॉर्डिंग ही पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं, ये भी हमने जाना। और उसके बाद ये भी हमने देख लिया कि नेचर में किस किस जगह पर मेंडल के दिए गए ये लॉज टूट जाते हैं, यानी इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में बड़ा ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The mechanism of sex determination has always been a puzzle for geneticists. The initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. अब बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स के ही कंट्रोल में है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। ये कैसे डिसाइड होता है, इसको कौन डिटर्मिन करता है। तो हमें इंसेक्ट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये आइडिया लग गया था कि जिस तरह से बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स के कंट्रोल में होते हैं, उसी तरह से एक इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, ये बात भी उसके क्रोमोसोम्स या जीन्स ही डिटर्मिन करेंगे। In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. Henking ने 1891 में traced a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure, whereas the other 50% sperm did not receive it. तो अब माइक्रोस्कोप के अंदर जब इंसेक्ट्स की स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि यार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बॉडी इनको नजर आ रही है जो कि आधे स्पर्म्स में तो गई लेकिन आधे स्पर्म्स में एब्सेंट थी। So 50% sperms did not receive this. Henking gave a name to this structure as the X body. उन्होंने इस बॉडी को X बॉडी कह दिया, but he could not explain its significance. हाँ, बस ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने कर ली थी कि इंसेक्ट्स में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है तो उस दौरान आधे स्पर्म्स एक तरह के बनते हैं और आधे स्पर्म्स दूसरी तरह के। Further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of Henking was in fact a chromosome, and that is why it was given the name X chromosome. तो हमें पता लगा कि ये बॉडी असल में एक क्रोमोसोम ही है जिसे हेनकिंग ऑब्जर्व कर रहे थे, और हमने इसको X क्रोमोसोम बोलना चालू कर दिया। It was observed that in a large number of insects the mechanism of sex determination is of XO type. That is, all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosomes. On the other hand, some of the sperms bear X chromosome, whereas some do not. Eggs fertilized by sperm having X chromosome become females. Those fertilized by sperms not having the X chromosome become males. तो देखो एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या हो रहा है। फीमेल में XX कंडीशन है, जब वो एग्स बनाएगी, जब oogenesis होगी, जब फीमेल गैमीट बनेंगे, तो सारे के सारे एग्स में X क्रोमोसोम जाएगा ही जाएगा। लेकिन मेल के पास में खाली एक X क्रोमोसोम है, तो जब वो गैमीटोजेनेसिस करेगा तो आधे स्पर्म्स के पास तो X क्रोमोसोम जाएगा, लेकिन आधे बिना X क्रोमोसोम के रह जाएंगे। तो अब X क्रोमोसोम वाले एग को इन दोनों में से कौन से टाइप का स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इसी पे बेबी का, यंग वंस का सेक्स डिटरमिन होता है, सेक्स डिपेंड करता है। अगर बिना X क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने आके फर्टिलाइज कर दिया तो बेबी के पास खाली एक ही X क्रोमोसोम होगा जो उसने अपनी मदर से रिसीव किया है, जो एग में प्रेजेंट था, तो ऐसा यंग वन जो है मेल बन जाएगा। लेकिन अगर X क्रोमोसोम पोजेस करने वाला स्पर्म आकर हमारे X क्रोमोसोम कंटेन करने वाले एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो अब यंग वन के पास 2 X क्रोमोसोम हो गए, एक उसको फादर से मिला, एक उसको मदर से मिला, और ऐसा यंग वन फीमेल बनेगा। तो इसको हमने XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोला। Due to involvement of the X chromosome in determination of sex, it was designated to be the sex chromosome, and the rest of the chromosomes were named as autosome. तो सारे के सारे क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम बोलते हैं, लेकिन ये जो सेक्स डिटर्मिन करने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम का नाम देते हैं। Grasshopper is an example of XO type of sex determination, in which the males have only one X chromosome besides autosomes, whereas females have a pair of X chromosome. तो इसका एक एग्जाम्पल आप लेके चलोगे जो आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है कि XO टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन इन जनरल तो आप बोलोगे कि इंसेक्ट में मिलती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी इंसेक्ट्स में मिले। तो ग्रास हॉपर इसका बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमारी NCERT हमको देती है। इसके बाद देखो, these observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. अब ये तो हमने देख लिया कि इसमें ऐसे हो रहा है कि आधे स्पर्म्स के पास एक सेक्स क्रोमोसोम जा रहा है, आधे के पास नहीं जा रहा है,
लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड में हमारे सभी एनिमल्स इसी तरह से अपना सेक्स डिटर्मिन करते हो। तो इसीलिए बाकी जो भी हमारे एनिमल्स थे उनके ऊपर भी हमने ऑब्जर्वेशन की कि क्या इनमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन इसी मैकेनिज्म से हो रहा है। लेकिन हमने पाया कि हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग तरह के क्रोमोसोमल मैकेनिज्म मिले। तो देखो, इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ऐसा नहीं है कि मेल के पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास 2 है, दोनों के पास ही हमारे 2 सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये अलग अलग होंगे। यहां पर हम क्या देखेंगे, अमंग द मेल्स एन X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड इट्स कॉल्ड द Y क्रोमोसोम। तो मेल के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। फीमेल्स हाउएवर हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, फीमेल के पास X क्रोमोसोम है। तो दोबारा वही बात हो गई कि फीमेल जो भी एग बनाएगी उसके अंदर तो X क्रोमोसोम जाना ही जाना है, लेकिन मेल जो स्पर्म बनाएगा उसमें से आधे स्पर्म्स में X क्रोमोसोम जाएगा तो आधे में Y, और वही बात सेम, वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा कि एग तो सारे के सारे एक जैसे हैं X क्रोमोसोम वाले। अब स्पर्म कौन सा इस एग को आके फर्टिलाइज कर रहा है, इसी पे बेबी का सेक्स डिपेंड करेगा। Both males and females bear same number of autosomes. Hence, the males have autosome plus XY, while females have autosomes plus XX. In human beings and in Drosophila, the males have 1 X and 1 Y chromosome, whereas the females have a pair of X chromosome. वही बात है, एग के पास तो X क्रोमोसोम था, अब दूसरा X क्रोमोसोम वाला स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा तो बेबी के पास 2 X हो जाएंगे, बेबी फीमेल होगा। अगर X क्रोमोसोम वाले एग को आकर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे तो बेबी के पास एक X और एक Y हो गया, बेबी मेल हो जाएगा। तो स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है, इसी पे बेबी का सेक्स यहाँ पे डिपेंड कर रहा है और सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है XY टाइप की। In the above description, you have studied about 2 types of sex determining mechanism, exotype and XY type. But in both cases, males produce 2 different type of gamete. दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि मेल 2 तरह के स्पर्म बना रहा है और स्पर्म कौन सा है इसी पे यंग वंस का सेक्स डिपेंड कर रहा है। या तो ऐसा हो रहा है either with or without X chromosome, or some gametes with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamety. Male heterogamety मतलब कि मेल 2 तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी एग्स में तो सब में X क्रोमोसोम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। But in some other organisms, example birds, a different mechanism of sex determination is observed. यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि उल्टा होगा, स्पर्म तो सभी एक जैसे होंगे लेकिन फीमेल 2 तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगी और अब यंग वंस का सेक्स स्पर्म के ऊपर नहीं बल्कि एग के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि 2 तरह के एग हैं। अब कौन से तरह का एग फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ उस जाइगोट को बनाते समय, इसी के बेसिस पे उसके सेक्स determine होगा। So in this case the total number of chromosomes is same in both male and female, but 2 different types of gametes in terms of sex chromosomes are produced by the females. तो यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमिटी हमको मिलती है बर्ड्स के केस में। याद रखो हमारे पास फीमेल हेट्रोगेमिटी का इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स। In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the 2 different sex chromosomes of a female bird have been designated to be Z and W. अब ताकि X और Y के साथ confusion ना हो, इसीलिए हमने इनको Z और W बोल दिया है। हालांकि इसका नाम हम कुछ और भी रख सकते थे, A भी रख सकते थे, CD रख सकते थे, लेकिन X, Y और ZW खाली क्रोमोसोम्स को डिनोट करने के लिए समझ लो सिंबल हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दीज ऑर्गेनिजम्स द फीमेल हैव 1 Z and 1 W क्रोमोसोम, तो आधे एग Z क्रोमोसोम वाले बनेंगे, आधे W क्रोमोसोम वाले बनेंगे। Whereas males have a pair of Z क्रोमोसोम beside the autosome, तो मेल ने सारे के सारे स्पर्म एक जैसे बनाए, सब स्पर्म में Z क्रोमोसोम है। अब वो जिस एग के पास पहुंचा उस एग के अंदर Z है या W है, इसके बेसिस पे बेबी का सेक्स डिटर्मिन होगा। अच्छा, हमारी एनसीईआरटी बुक में ह्यूमन बीइंग्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी अलग से हमको पैसेज दे रखा है, लेकिन असल में इसको समझना इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि XY टाइप जो कि ड्रोसोफिला के साथ हम शेयर कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म, उसी तरीके से हम देख चुके हैं कि कैसे मेल हेट्रोगेमिटी होती है, 2 तरह के स्पर्म बनते हैं। अब इनमें से X वाला स्पर्म आया या Y वाला स्पर्म आया, इसी पे डिपेंड करेगा कि बेबी का सेक्स क्या होने वाला है। तो इससे ज्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक बात बोलते हैं कि क्योंकि हमारे पास 2 तरह के स्पर्म्स बन रहे हैं और अल्टीमेटली इनमें से कौन से तरह के स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन की, इसी पे बेबी का सेक्स डिपेंड करता है। फिर भी इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी विमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, सोशल इश्यूज हैं, फीमेल फीटिसाइड है, बॉय चाइल्ड को लोग प्रिफर करते हैं, और जब बॉय चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होता है तो ब्लेम चला जाता है मदर पे कि इसके लड़का नहीं हो रहा है।
लेकिन असल में द सेक्स ऑफ द बेबी, यहाँ हमें सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ के पता लग गया दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिपेंडेंट ऑन द स्पर्म एंड नॉट ऑन द एग। अब ऐसा नहीं है कि गलती फादर की है, बिकॉज कौन सा स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा ये तो कोई डिटर्मिन नहीं कर सकता। हर एक फर्टिलाइजेशन में 50-50% चांस है मेल या फीमेल बेबी प्रोड्यूस होने का। तो गलती अगर फीमेल की नहीं है तो मेल की भी नहीं है। ये नेचर का एक इवेंट है जो कि चांस इवेंट है, रैंडम इवेंट है, दोनों में से किसी भी तरह का स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं इनसे हमें फ्री रहना चाहिए। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा कि 2 तरह के क्रोमोसोम थे और एक इंडिविजुअल के पास कौन से सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो इन सेक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस या एब्सेंस की ही वजह से उसका सेक्स डिटर्मिन हो रहा था। लेकिन अब हम हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म जरा देखते हैं जो कि थोड़ा हटके है। The sex determination in honeybee is based on the number of set of chromosomes an individual receives. अब यहाँ पे 1 या 2 सेक्स क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिन नहीं हो रहा है, बल्कि हनीबी के केस में आप देखोगे कि प्लॉइडी पे सेक्स डिपेंड करता है। हम देखेंगे कि जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है हनीबी के केस में वो तो मेल होते हैं, और जिनके पास डिप्लॉइड कंडीशन है, 2n कंडीशन है, वो इंडिविजुअल्स हनीबी के केस में फीमेल होते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये 2 तरह के इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में कैसे बनते हैं। An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female and an unfertilized egg develops as a male by means of parthenogenesis. तो अब देखो भाई, हमारी जो फीमेल हनी भी होती है इसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो n बराबर 16 है तो हमारे पास 2n बराबर 32 हो गया। हमारे पास अगर जो हेप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम्स का वो 16 है तो डिप्लॉइड नंबर 32 हो गया। तो हमारी जो क्वीन बी है ये एग्स ले करती है। एग्स कैसे बनेंगे, गैमीटोजेनेसिस कैसे होगी, मियोसिस के बाद। तो अगर इसकी 2n कंडीशन 32 थी तो इसके गैमीट्स के अंदर, एग्स के अंदर 16 क्रोमोसोम्स हमको मिलेंगे। n कंडीशन होती है, हेप्लॉइड कंडीशन होती है गैमीट की। तो अब यार कुछ गैमीट्स जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना मेल गैमीट के साथ फ्यूज किए हुए ही नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एग से बेबी बन जाता है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही होता है कि कुछ एग्स जो हैं पार्थेनोजेनेटिकली बिना मेल गैमीट के साथ फ्यूजन किए हुए नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारा हेप्लॉइड गैमीट था और मेल गैमीट आकर उसमें मिल नहीं पाया, तो जो इससे पार्थेनोजेनेटिकली इंडिविजुअल बनेगा उसकी बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, उसके सेल्स में n ही रह जाएगा, हेप्लॉइड ही रह जाएगा, 16 रह जाएगा। क्योंकि हमारा डिप्लॉइड नंबर रिस्टोर करने के लिए तो करनी होती है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुई नहीं। तो जो एग्स हमारे हेप्लॉइड एग्स क्वीन बी ने ले किए थे, इनमें जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो गए, जो हेप्लॉइड थे वो तो मेल बन गए। लेकिन कुछ एग्स ऐसे भी हैं जिन्हें स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे। मेल्स ने जो स्पर्म्स माइटोसिस से प्रोड्यूस किए। माइटोसिस से क्यों? क्योंकि मेल तो बेचारा पहले ही हेप्लॉइड है, इससे ज़्यादा रिडक्शन डिवीजन वो करेगा क्या? तो इसीलिए डायरेक्ट माइटोसिस से वो स्पर्म्स बना देता है। और जब स्पर्म्स जाके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 16 और 16 मिलने से, n और n मिलने से वापस हमको 2n मिल जाएगा और हमारा डिप्लॉइड नंबर रिस्टोर हो जाएगा। और ये डिप्लॉइड जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे, जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स होंगे, वो डेवलप होंगे फीमेल के रूप में। अब भले वो वर्कर बी बन जाए या अगर क्वीन बी की जरूरत है तो क्वीन बी भी बन सकते हैं, कुल मिलाकर फीमेल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक XYZW क्रोमोसोम नहीं, बल्कि क्रोमोसोम का पूरा सेट सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। जिसके पास एक ही सेट है वो मेल है, जिसके पास 2 सेट्स हैं जो डिप्लॉइड है वो फीमेल है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि पार्थेनोजेनेसिस की वजह से इस तरह का हेप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म हनीबी के केस में हमें देखने को मिल रहा है। This means that the males have half the number of chromosomes than that of a female. The females are diploid having 32 chromosomes. Males are haploid having 16 chromosomes. This is called haplodiploid sex determination system, and it has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis. They do not have father and thus cannot have sons, but have a grandfather and can have grandsons. अब क्योंकि मेल की फॉर्मेशन के लिए किसी स्पर्म की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मेल तो बिना स्पर्म के खाली एग से बना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ना उसका फादर है ना उसका सन है। लेकिन हाँ, जिस एग से उसकी फॉर्मेशन हुई है उस एग को तो फर्टिलाइजेशन के बाद
किसी एग और स्पर्म के यूनियन से बनाया गया होगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि ग्रैंडफादर है लेकिन फादर और सन नहीं है, क्योंकि मेल्स की फॉर्मेशन में स्पर्म इन्वॉल्व ही नहीं होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट फीमेल गैमीट से हमारे मेल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म थे। याद यहाँ पर हमें खाली इनके एग्जाम्पल्स रखने हैं। एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि XO टाइप हमको मिल रहा है ग्रास हॉपर में, XY टाइप हमको मिल रहा है ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में, और ZW टाइप का यानी फीमेल हेट्रोगेमिटी शो करने वाला सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हम बर्ड्स में देखते हैं। इसके अलावा हनी बी का तो यूनिक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है ही। और इसी के साथ सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग पहले से ही जानते हो, बस एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो चलो मूव ऑन करते हैं, म्यूटेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, और इसके बाद हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इस तरह के टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि बड़ी इजीली हम कवर कर सकते हैं। इनमें यही होता है कि जितनी बार आप रिपीटेडली रीड करोगे उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो म्यूटेशन क्या है यार? म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ DNA सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो ना यार, हम जैसे भी हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट कर रहे हैं, वो हमारे DNA की वजह से ही तो है। DNA में न्यूक्लियोटाइड बेसिस का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसी हिसाब से RNA बनता है और फिर उसी RNA के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन है, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो सब DNA की वजह से बनी हुई हैं। और अगर DNA के सीक्वेंस को बिगाड़ दोगे, DNA में कोई चेंज आ जाएगा, तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में ही चेंज आने के चांसेस हैं। तो म्यूटेशन हम इसी तरह के चेंज को कहते हैं कि अगर DNA में जो बेसिस का सीक्वेंस है वो बिगड़ जाए, या सीक्वेंस ना भी बिगड़े, एक बेस की जगह कोई दूसरा आ जाए, उसको रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूशन हो जाए या इंसर्शन हो जाए, कोई एक्स्ट्रा बेस घुस जाता है, कोई एक बेस मिसिंग हो जाता है, डिलीशन हो जाती है, ये सारे के सारे चेंजेस जो भी जेनेटिक लेवल पे आ रहे हैं या DNA में आ रहे हैं, जिससे DNA का सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हो रही है, चेंज आ रहा है, इसको हम म्यूटेशन कहेंगे। In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. अब naturally independent assortment की वजह से recombination तो हो ही रहा है, नेचर में तो हमें variation मिल ही रहा है, लेकिन mutation भी variation का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि इस तरह के चेंजेस जब जेनेटिक लेवल पे आएंगे तभी phenotypic लेवल पे भी हमें देखने को मिलेंगे और variations का ये एक सोर्स बन जाता है। One DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे DNA का जो थ्रेड होता है बहुत ही लंबा होता है और ये काफ़ी ट्विस्ट करके, इसको कॉइल करके एक डबल हेलिक्स के फॉर्म में अच्छी तरह से प्रोटीन्स की मदद से पैक किया जाता है, एक हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म में। Therefore लॉस यानी डिलीशन और गेन यानी इंसर्शन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ DNA रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम। इतने अच्छी तरह से टाइटली हमने उसको पैक कर रखा है, और उसमें बीच में से कोई एक बेस गायब हो जाए या एक एक्स्ट्रा बेस घुस जाए, तो ऐसे में पूरे के पूरे DNA का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटी और एबरेशन। ऑब्वियसली एबनॉर्मेलिटी आने का, एबरेशन आने का पूरा चांस है। अगर DNA में चेंज आएगा तो वो चेंज फिनोटाइप में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, और अगर किसी इंडिविजुअल के, किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल का DNA बदल गया, जर्म सेल मतलब गैमीट, जो कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने वाला है, आगे जाके अगली जनरेशन को जन्म देने वाला है, तो उस जर्म सेल में अगर जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज आया तो सीधा सीधा वो चेंज अपने यंग वंस को पास ऑन हो गया, अगली जनरेशन को पास ऑन हो गया। तो ऐसे में अगर जर्म सेल में म्यूटेशन आ जाती है तो ये आगे बढ़ जाती है, आने वाली जनरेशन्स भी इसको इनहेरिट कर लेती हैं, और किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी, एबरेशन इसकी वजह से कॉज हो सकती है। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। In addition to the above, mutation also arises due to change in a single base pair of DNA. This is known as point mutation. तो अगर सिर्फ एक बेस बदल गया, हमारे DNA का सीक्वेंस नहीं बिगड़ा, हमने सिर्फ एक को हटा के दूसरा डाल दिया, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच अ म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस में एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आने की वजह से हमारा सिकल सेल एनीमिया जैसा जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हो जाता है। डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ DNA कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अगर हमने बिल्कुल सीक्वेंस बिगाड़े बिना बस एक बेस को हटा के उसकी जगह दूसरा डाल दिया, एक सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। लेकिन अगर बीच में से हमने एक बेस गायब ही कर दिया या बीच में एक एडिशनल बेस घुसा दिया अपने DNA सीक्वेंस के अंदर, तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है, इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं।
द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स में जो कि म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं, म्यूटाजेनिक हो सकते हैं। ये फिजिकल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि रेडिएशन, इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी म्यूटेशंस इंड्यूस कर सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी ऐसे हैं जो म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं। तो एट दिस लेवल वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि म्यूटेशन होती कैसे है। However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. They are referred to as mutagen. जो भी चीज म्यूटेशन कॉज करे उसको हम बोलते हैं म्यूटाजन। UV radiations can cause mutations in organisms, so it is a mutagen. तो इसी के साथ म्यूटेशन का टॉपिक हमारा खत्म होता है और सिंपली यहाँ पर हमें बस यही समझना था कि जेनेटिक लेवल पे अगर कोई भी चेंज आ रहा है, डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और इस तरह की म्यूटेशंस होती ही रहती हैं क्योंकि डीएनए हर बार रेप्लिकेट होता है जब भी सेल डिवाइड करता है, और इतनी तेजी से डीएनए को अपनी रेप्लिकेशन करनी पड़ती है कि बिल्कुल परफेक्टली ये प्रोसेस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एरर तो आएगा ही, और इस तरह के जो एरर्स या म्यूटेशंस होते हैं इसी की वजह से जेनेटिक लेवल पे चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ठीक है, अगली बार आपसे मिलते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पढ़ना है, कितने तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास में, कौन सी कैटेगरीज में हम इन्हें बांटते हैं और इनकी वजह से एक इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, इस सब के बारे में अगली बार बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।